बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 13 एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स, लेक्चर नंबर 14 हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। और केमिकल प्रॉपर्टीज में आप लोगों को पता है कि हम लोग रिएक्शंस की बात करते हैं जिसमें ज़्यादातर वाटर, ऑक्सीजन और क्लोरीन होते हैं। लेकिन जो हमारा ग्रुप 2 है इसके अंदर रिएक्शन विद वाटर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और बहुत नाइट्रोजन का बहुत बेसिक सा इन्होंने एक रिएक्शन दिया है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट वही है, सारी चीजें उसी तरह से चल रही हैं जिस तरह हम लोगों ने थर्ड पीरियड के लिए देखी थी, ग्रुप 1 के लिए देखी थी। इसी तरह अब हम क्या है ग्रुप 2 के लिए देख रहे हैं। इस ग्रुप 2 के अंदर कुछ चीजें हैं जो ग्रुप 1 में हमें नहीं बताई गई, जिनमें हाइड्रोक्साइड, सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स, इनकी सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी के हवाले से कुछ चीजें हैं। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से काफ़ी चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। तो हर जो हमारा टॉपिक होता है उसके अंदर एग्जाम्स के हवाले से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर भी एग्जाम्स के हवाले से काफ़ी डाटा है जो आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले है जी हमारे पास ग्रुप 2 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद वाटर। मैंने बेरिलियम का टॉपिक आपको बताया, तो उसके अंदर मैंने पिकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम में ये कहा था कि बेरिलियम अपने बाकी तमाम एलिमेंट से डिफरेंट बिहेव करता है, जिसमें एक चीज होती है वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। तो बेरिलियम हैज नो रिएक्शन विद वाटर इवन विद स्टीम। तो बेरिलियम का रिएक्शन वाटर के साथ नहीं होता क्योंकि ये अपने तमाम एलिमेंट से क्या है, डिफरेंट है। और अगर ये तमाम एलिमेंट से डिफरेंट है तो इसका मतलब है बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। जिस तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के केस में क्या है कि मैग्नीशियम स्टीम से भी रिएक्ट करता है, यानी ये जो वाटर है अगर ये गैसियस फॉर्म में होगा तो भी ये रिएक्ट करेगा और लिक्विड फॉर्म में भी इससे रिएक्ट करेगा। लेकिन दोनों की थोड़ी सी चीज़ों में फ़र्क आएगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैग्नीशियम बर्न्स इन स्टीम टू प्रोड्यूस व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। स्टीम के साथ जब भी कोई चीज़ रिएक्ट करती है तो स्टीम जो होती है ये बड़ी एनर्जेटिक होती है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जेटिक स्टेट ऑफ वाटर है। तो इसके साथ ज़्यादातर ऑक्साइड्स बनते हैं। व्हेन वाटर रिएक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टीम विद एनी मेटल लाइक एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का भी यही चीज होती है कि जब वो वाटर से रिएक्ट करता है स्टीम के साथ तो उसमें भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। तो ये बात आप लोग मतलब जहन में रखें कि जब भी आप वाटर को स्टीम की फॉर्म में यूज करेंगे और किसी मेटल से रिएक्ट करवाएंगे तो ऑक्साइड बनेगा। लेकिन जब आप उसी मेटल को वाटर के साथ जब वो लिक्विड स्टेट में होगा, जब इससे रिएक्ट करवाएंगे तो फिर ऑक्साइड नहीं बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरी क्लीन मैग्नीशियम रिबन हैज अ वेरी स्लाइट रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। तो दोनों के रेट ऑफ रिएक्शन में भी फर्क है। ये जो ऑक्साइड वाला रिएक्शन है यानी जब स्टीम के साथ है तो ये थोड़ा फास्ट होता है क्योंकि इसमें आपने वाटर को एनर्जेटिक स्टेट में यूज किया। और ये वाला जो रिएक्शन है ये स्लो होता है, देखिए वेरी स्लाइट रिएक्शन यानी स्लो रिएक्शन होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो और उसके बाद अलावा ये भी होता है कि ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जब फॉर्मेशन हो जाती है तो इसके अंदर फर्दर रिएक्शन होना भी बंद हो जाता है क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये इनसॉल्युबल होता है, प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में होता है, जो मजीद रिएक्शन के लिए एक हिंड्रेंस, एक रुकावट का बाइस बनता है। तो ये चीज़ है मैग्नीशियम के हवाले से। देखिए जब हम किसी भी ग्रुप के हवाले से बात करते हैं तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबकी आपको बेसिक केमिस्ट्री आनी चाहिए। जिस तरह रिएक्शन विद वाटर ग्रुप 2 एलिमेंट्स में बेरिलियम का आपको पता होना चाहिए वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता। मैग्नीशियम का आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से रिएक्ट करता है कि गैस से भी करता है, लिक्विड से भी। गैस से जब रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बनाता है, लिक्विड से जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये इस तरह की छोटी छोटी बातें होती हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं शुरू से आपको बताता आ रहा हूँ कि आप लोगों ने याद करनी होती हैं। अगर एक तरतीब से याद करेंगे, एक तरीके से जहन में रखेंगे तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। अब हमने बेरिलियम की बात कर ली, मैग्नीशियम की बात कर ली, तो क्या रह गया जी हमारे पास, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो इसमें क्या है कि दीज ऑल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर विद इंक्रीजिंग विगर टू गिव द मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। यानी ये जितनी भी हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये तीनों लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं और हाइड्रोक्साइड्स बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, जैसा कि मैग्नीशियम बना रहा था। लेकिन मैग्नीशियम का जो रिएक्शन था वो स्लो था, लेकिन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का जो रिएक्शन है ये फास्ट है। और इसका मतलब ये है, हम ये कह सकते हैं समरी के तौर पे, the group 2 metals becomes more reactive towards water as you go down the group।
यानी जैसे-जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हैं, इनकी वाटर के साथ जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती जाती है। और यही चीज़ आपको ग्रुप फर्स्ट में भी नज़र आई थी। कि उनमें भी यही था कि ग्रुप 1 के अंदर भी डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी विद वाटर इंक्रीज़ हो रही थी। सोडियम का वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो बहुत विगरस रिएक्शन होता है। पोटेशियम का उससे भी ज़्यादा विगरस होता है और बेरियम का उससे भी ज़्यादा विगरस होता है। वो भी उनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ रही थी। यहाँ पर भी डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन इनमें ये है कि शुरू वाले जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही अनरिएक्टिव होते हैं। जैसा बेरिलियम बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता और मैग्नीशियम थोड़ा-सा रिएक्ट करता है। कैल्शियम उससे ज़्यादा रिएक्ट करता है। स्ट्रोंशियम और बेरियम और ज़्यादा विगरस रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ज़हन में रखनी होती हैं। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों होता है कि वो डाउन द ग्रुप उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है? तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है। एटॉमिक साइज़ के बढ़ने की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ईज़िली लूज़ कर सकते हैं ये एलिमेंट्स और उनके लूज़ होने की वजह से इनका जो रिएक्शन है, वो फ़ास्ट हो जाता है। तो ये तो था हमारे पास देखिए रिएक्शन विद वाटर। अब उसके बाद एक स मतलब स्मॉल सा टॉपिक है रिएक्शन विद ऑक्सीजन के। अब इन्हीं एलिमेंट्स की हम अगर रिएक्शन देखते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो फिर ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड बाय हीटिंग द मेटल विद ऑक्सीजन। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी नॉर्मल ऑक्साइड। इसके हवाले से मैं आपको ग्रुप 1 में बता चुका हूँ, नॉर्मल ऑक्साइड वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। अब कैल्शियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड, अब ऑक्सीजन पे है -2, कैल्शियम पे है +2 क्योंकि कैल्शियम दूसरे ग्रुप से है। ये एग्जांपल के तौर पे कैल्शियम को दिखाया गया। तो अब यहाँ पर ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, तो ये बात बताने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि आपने ग्रुप 1 में देखा था कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं, वो 3 तरह के ऑक्साइड्स बनाया करते थे। एक तो वो नॉर्मल बनाते हैं, जैसे लिथियम है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता था। सोडियम क्या करता है, वो परऑक्साइड बनाता है, जिसमें ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है। पोटेशियम और रुबिडियम और सीज़ियम क्या करते हैं, वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। यानी उनके अंदर 3 तरह के ऑक्साइड्स हम लोगों ने देखे थे और फिर तीनों ऑक्साइड्स के भी फर्दर हमने रिएक्शन देखे थे कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं। लेकिन जो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं, ये क्या होती हैं, ये फर्स्ट ग्रुप के मुकाबले में इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती और इनके रिएक्टिव ना होने की वजह से ही ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स नहीं बनाते। तो अगर हम इनके परऑक्साइड्स बनाना चाहते हैं, तो हम इनके डायरेक्ट इस तरह से नहीं बना सकते। हम क्या करते हैं, ये जो ऑक्साइड है ना कैल्शियम ऑक्साइड, इसको फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दें। यानी आप यूँ कर लें, यहाँ लिख दें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस O2, फिर वो CaO2 बना देगा। यानी अगर हम परऑक्साइड बनाना चाहते हैं, तो हमें जो इनके नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं, उनको फिर दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना पड़ता है। लेकिन ग्रुप 1 में क्या था कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स थे, वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके भी परऑक्साइड बना रहे थे। अब ऑक्साइड्स की नेचर भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ऑक्साइड मेटालिक जितने भी होते हैं, ये देखिए ये मेटालिक ऑक्साइड है और मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ग्रुप 2 के अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें तो ऑल ऑक्साइड्स फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड व्हिच इज एम्फोटेरिक इन नेचर। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ये बात मैं आपको बेरिलियम के टॉपिक में भी बता चुका हूँ। तो अब देखिए रिएक्शन विद ऑक्सीजन के अंदर बड़ी सिंपल सी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि दे फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बट द ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर। अब ये बात बोर्ड में भी आ जाती है कि आप इस बात को जरा एक्सप्लेन करें, हाउ बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो फिर उसमें आप क्या करते हैं, उसकी एम्फोटेरिक नेचर बताने के लिए 2 रिएक्शन बताते हैं कि एक तो बेरिलियम ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करता है और इसी तरह बेरिलियम ऑक्साइड बेस से भी रिएक्ट करता है। एसिड से रिएक्ट करता है तो बेरिलियम क्लोराइड बनाता है, बेस से रिएक्ट करता है तो सोडियम बेरिलेट बनाता है। इस इक्वेशन को हमारी बुक में Na2BeO4 भी लिखा हुआ है, तो उस तरह भी वो भी प्रोडक्ट आप बना सकते हैं जिस तरह बुक में दी हुई है। मैंने इसको हाइड्रोक्साइड के हिसाब से बताया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपने बेरिलियम ऑक्साइड की नेचर को बताना है कि किस तरह से हम एम्फोटेरिक है, तो आप ये 2 रिएक्शन उनके बताते हैं बेरिलियम ऑक्साइड के। अब ये ऑक्साइड्स के हवाले से और रिएक्शन विद ऑक्सीजन के हवाले से इंफॉर्मेशन थी, बहुत सिंपल और ईज़ी है। और तीसरा होता है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है कि दे ऑल रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस नाइट्राइड्स। कि अगर यहाँ 3x, x का मतलब यहाँ कोई भी मेटल है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, कोई भी मेटल है, उसको आप नाइट्रोजन से जब रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनाते हैं X3N2। ये फार्मूला है नाइट्राइड का। नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको नाइट्राइड कहते हैं, ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको ऑक्साइड्स कहते हैं।
इसी तरह वाटर के साथ जो कंपाउंड बनते हैं उनको हाइड्रोक्साइड्स कहते हैं। तो नाइट्राइड्स के केस में जो फार्मूला है वो है X3N2, यानी अगर यहाँ पे कैल्शियम है तो ये हो जाएगा Ca3N2। अब Ca3N2 क्यों हुआ, ये फार्मूला आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। आपको पता है जो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं उन पे +2 चार्ज होता है, 3 एलिमेंट होंगे तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब नाइट्रोजन जो है वो 5वें ग्रुप से है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस का चार्ज शो करेगा तो -3 शो करता है। 2 नाइट्रोजन है तो ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो फार्मूले को बैलेंस करने के लिए हमें 3 एटम मेटल के चाहिए होते हैं और 2 एटम नाइट्रोजन के चाहिए होते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये नाइट्राइड्स का ये फार्मूला आता है। एनीवेज इसके हवाले से सिर्फ इतना ही हमारी बुक में था कि दे ऑल फॉर्म नाइट्राइड्स व्हेन दे रिएक्ट विद नाइट्रोजन। और नाइट्राइड्स का फार्मूला ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि नाइट्राइड्स ऑफ सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हैव जनरल फार्मूला, तो उसमें ये चीज आपसे पूछी जाती है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हाइड्रोक्साइड्स, सल्फेट्स और कार्बोनेट्स के हवाले से हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, ये एक टॉपिक है जिसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हाइड्रोक्साइड्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें OH ग्रुप अटैच होता है। इस तरह सेकंड ग्रुप के लिए XOH ट्वाइस, ये इनका जनरल फार्मूला होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इनका ट्रेंड पूछा जाता है कि डाउन द ग्रुप हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर कम होती है या ज्यादा होती है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। द हाइड्रोक्साइड बिकम्स मोर सॉल्युबल एज यू गो डाउन द ग्रुप, यानी अब मैं बात करूं अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अपीयर्स टू बी इनसॉल्युबल इन वाटर, और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो मैग्नीशियम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इज इट लाइम वाटर, और ये थोड़ा सा ज्यादा सॉल्युबल होता है। यानी हाइड्रोक्साइड जो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स के हैं, ये डाउन द ग्रुप जब आप आते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। देन क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल इनफ, यानी अब बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैल्शियम के बाद आता है, इसकी सॉल्युबिलिटी और ज्यादा है। इसमें असल इसकी वजह ये होती है कि आपको पता है डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। मैग्नीशियम का साइज छोटा है, कैल्शियम का उससे बड़ा है, बेरियम का साइज उससे भी बड़ा है। तो डाउन द ग्रुप मेटल का जो साइज है ये तो इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीजन, इनका जो बॉन्ड होता है हाइड्रोक्साइड के केस में आप देख सकते हैं, ये जिस तरह ये है, यहाँ पे अगर मैग्नीशियम है तो MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम का जो बॉन्ड होगा वो किसके साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन जो होता है ये स्मॉल साइज एटम होता है। तो असल में हो ये रहा है कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आ रहे हैं एटम का साइज बड़ा हो रहा है मेटल का, ऑक्सीजन का साइज तो वही है, छोटा साइज है उसका। तो याद रखें छोटे साइज के एटम में और बड़े साइज के एटम में जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है। बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग तब बनता है जब दोनों एटम्स का साइज सेम हो, और सेम में भी क्या हो, छोटा हो। छोटे साइज के एटम एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। इनमें ये मसला आता है कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं मेटल्स का साइज बढ़ता जाता है, ऑक्सीजन का साइज वही रहता है और ऑक्सीजन छोटे साइज का एटम है, तो वो कंपेटेबिलिटी नहीं बनती उनके दरमियान, जो बॉन्डिंग की केमिस्ट्री है वो मैच नहीं होती। तो इसलिए इनका जो बॉन्ड होता है मेटल्स का वो ऑक्सीजन के साथ वीक होता जाता है, और यही वजह होती है कि फिर हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाती है। इसी तरह सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सा, आप इसको एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। द सल्फेट्स बिकम्स लेस सॉल्युबल एज यू गो डाउन द ग्रुप, ये अपोजिट है, हाइड्रोक्साइड के अपोजिट है। हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही थी, सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। यानी मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो आप यूं समझें कि थोड़ा सा सॉल्युबल होगा, और उसके बाद कैल्शियम सल्फेट वो और ज्यादा इनसॉल्युबल हो जाएगा, और बेरियम सल्फेट उससे भी ज्यादा इनसॉल्युबल हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या वजह है। इसमें उलट हो रहा है ना। अब सल्फेट का फार्मूला होता है SO4। इसमें क्या है कि ये जो मेटल्स होती हैं ये सल्फर के साथ अटैच होती हैं। अब मेटल का साइज डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, सल्फर जो होता है ये बड़े साइज का एटम होता है। अब डाउन द ग्रुप मेटल का साइज बढ़ रहा है, सल्फर ऑलरेडी बड़े साइज का है, तो बड़े साइज के एटम्स के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो अब कंपेटिबल होती जाती है, मैच करती जाती है, जिसकी वजह से सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है। और यही ट्रेंड आपको मिलता है कार्बोनेट्स के केस में। ये जो सेकंड ग्रुप के कार्बोनेट्स होते हैं जिनमें कार्बोनेट्स का फार्मूला होता है CO3-2, इनमें भी यही होता है कि कार्बन जो होता है ये आपको पता है बड़े साइज का एटम है। अब बड़े साइज के एटम में आप याद रखें कार्बन आता है, सल्फर आता है, ठीक है। छोटे साइज के एटम में ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है। अब डाउन द ग्रुप एटम्स का साइज बड़ा हो रहा है, मेटल्स का साइज बड़ा हो रहा है, और इनका बॉन्ड बना हुआ है कार्बन के साथ, तो कार्बन भी बड़े साइज का एटम है, तो वो बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जाती है।
स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से क्या हो रहा है, द कार्बोनेट्स टेंड टू बिकम लेस सॉल्युबल एज यू गो डाउन द ग्रुप, कि इनकी भी सॉल्युबिलिटी क्या है, डाउन द ग्रुप कम हो रही है। सॉल्युबिलिटी हमें 3 कंपाउंड्स की दी हुई थी, एक हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी आपने बतानी है सेकंड ग्रुप की, सल्फेट्स की और कार्बोनेट्स की। सिंपल सी बात है, हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है बिकॉज ऑक्सीजन इज स्मॉल साइज एटम, द साइज ऑफ मेटल एटम increases but the size of oxygen atom remains same. As a result, the bonding becomes weak. But in case of sulfates and in case of carbonates, down the group atomic size increases and bondings become strong because now they are attached with large size atoms. और लार्ज साइज एटम्स के साथ अटैच होने की वजह से उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जाएगी और एज अ रिजल्ट उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, यानी पानी के लिए मुश्किल होगा उनके बॉन्ड्स को तोड़ना और उनको अपने अंदर डिसॉल्व करना। तो ये था बच्चे हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।